अब सबसे पहले यार बात करते हैं पोर्चुगल वर्सेस सर्बिया की। तो यार देखो, मैंने आपको कल के डेली एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, कि चाहे पोर्चुगल जीते, ड्रॉ हो या हारे, आई थिंक हमको सीरियसली फर्नांडो सेंटोस की जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट प्रूफ कि क्यों अब पोर्चुगल को यहाँ पे मूव ऑन करना चाहिए। नो डाउट कि फर्नांडो सेंटोस हैज बीन वेरी सक्सेसफुल फॉर पोर्चुगल। भाई उसने बहुत बड़े बड़े काम किए एंड वी हैव टू गिव क्रेडिट फॉर हिम। बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो 2016 का यूरोपियन चैंपियनशिप वाली विक्ट्री है ना यार, उसको बहुत लंबा खींच दिया। वो उस क्रेडिट के सामने ना आई थिंक कहीं ना कहीं बाकी सारे फेलियर छोटे पड़ते हुए जा रहे हैं। चाहे हम वर्ल्ड कप 2018 की बात करें, चाहे हम यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 की बात करें, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि 2022 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होने के भी लाले पड़ रहे हैं, और वो भी इस पोर्चुगल टीम के साथ। लाइक सीरियसली यार, आप इस समय अगर फैंस की बात करें, नो मैटर इफ यू आर फैन ऑफ पोर्चुगल और नॉट, अगर न्यूट्रल फैन की बात करें तो सब यहाँ पे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये पोर्चुगल वर्ल्ड कप विक्ट्री के कैपेबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी ये है कि वी डोंट इवन डिजर्व टू बी इन द वर्ल्ड कप। सही बता रहा हूँ, मैं एक रोनाल्डो का फैन हूँ, मैं एक पोर्चुगल का फैन हूँ, एंड आई एम सेइंग इट, वी डोंट, द वे वी आर प्लेइंग, वी डोंट डिजर्व टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। और जिस तरीके से हम यहाँ पे प्ले ऑफ में अब गए हैं ना, मेरे को सही से लगता है कि हम यही डिजर्व करते हैं। इफ वी डिजर्व प्ले ऑफ के थ्रू आओ, यहाँ से डायरेक्ट ऑटोमेटिक स्पॉट हम डिजर्व नहीं करते हैं, एंड वी गेट व्हाट वी डिजर्व। सर्बिया ने 90 के 90 मिनट हमें डोमिनेट किया है, और वो भी नो ऑफेंस टू सर्बिया, लेकिन इस पोर्चुगल टीम के साथ मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। एंड दिस हैज़ बीन द सिचुएशन ऑफ फर्नांडो सेंटोस सिंस आई थिंक 2018 के बाद से लगातार ये सिचुएशन बनती हुई आ रही है। और यूरोपियन चैंपियनशिप में तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से सॉलिड हो चुकी थी। यूरोपियन चैंपियनशिप में भी हम कुछ खास नहीं कर पाए, हम यहाँ पे वर्ल्ड कप में के क्वालिफायर्स में भी कुछ नहीं कर पाए। तो नाउ वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम फर्नांडो सेंटोस। कोई पॉइंट नहीं यार इस टीम के साथ, अगर ये परफॉर्मेंस आने वाली ना तो कोई पॉइंट नहीं है। एंड आई थिंक दिस हैज टू बी ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ पोर्चुगल। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। तो यार मैच खत्म होता है और मैच के बाद हम देखते हैं एक क्लिप वायरल होती है जहाँ पे रोनाल्डो फर्नांडो सेंटोस पे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। एंड इट जो जेस्चर था उससे देख के यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं रोनाल्डो यहाँ पे फर्नांडो सेंटोस की जो टैक्टिक्स हैं उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग जब सेंटोस से इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब वो भी डिसअपॉइंटेड था, मैं भी डिसअपॉइंटेड था, बस इतना ही था। और कहीं ना कहीं वो किसी सर्बिया के प्लेयर को लेके, गोल को लेके, मतलब उन्होंने बात घुमा दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं कह रहा था। बट रियलिटी इज कि येस, रोनाल्डो वॉज सेइंग दिस टू फर्नांडो सेंटोस, दैट मतलब जेस्चर से यही लग रहा था कि उसके टैक्टिक्स को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था वो। और ये पूरे मैच में कई मोमेंट्स पे लगा भी कि रोनाल्डो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फिगर कट कर रहा है। एंड सही बताऊँ ना तो रोनाल्डो की पर्सनल परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं, बिल्कुल ख़राब थी कल के में। आई थिंक एक भी शॉट उसका ऑन टारगेट नहीं था। बट अपार्ट फ्रॉम हेड किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। जाओ कैंसेलो भी बेकार था, रूबन दियाज भी बेकार था, उसके बाद रेनातो सांचेज अच्छा था, बट स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं दो ही चांसेस थे। पहला उसने गोल मार दिया, जो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल मिस्टेक मान लूंगा मैं सर्बिया की। उसके बाद जो दूसरा चांस आया था वो उसमें भाई रोनाल्डो को पास कर देता यार, बट ही वेंट फॉर अ इंडिविजुअल ग्लोरी, तो भाई उसमें वो मिस हो गया। डिएगो जोटा भाई लिवरपूल में इतना अच्छा खेलता है, यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता। जाओ मुटीनो को यहाँ पे लिया है और ब्रूनो फर्नांडेज को यहाँ पे बिठा दिया इतने इंपॉर्टेंट मैच में। उसके बाद यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा को यहाँ पे सबसे, मतलब इट वाज वेरी क्लूलेस, पता ही नहीं चल रहा था टीम क्या कर रही है। एंड अगेन, चाहे हमें पता भी हो कि यहाँ पे अगर एक पॉइंट से हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना खराब डिफेंसिव डिस्प्ले भी हम नहीं दे सकते। हमको पता है कि यहाँ पे मित्रोविच को यहाँ पे हेडिंग के लिए भी लाए और उसी से ही हम यहाँ पे कंसीड करते हैं, तो ये और भी एम्बैरेसिंग बात है कि सामने वाले मैनेजर्स के सामने हम टेक्टिकली कितना ज़्यादा फेल हुए हैं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं कि अब यहाँ से पोर्चुगल की क्या जर्नी होने वाली है और किस तरीके से यहाँ पे अब वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफाई करेंगे। तो यार देखो, एक यूरोपियन टेबल होती है जिसमें सर्बिया नंबर 1 पे है अब, और एक पोर्चुगल नंबर 2 पे है। ऐसे यहाँ पे 9 और टेबल्स हैं। तो यहाँ पे जो नंबर 1 होता है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करता है वर्ल्ड कप के लिए, और जो रनर अप होता है यहाँ पे हम पोर्चुगल है वो जाएगी प्ले ऑफ में। यानी कि अब क्या होता है कि 12 टीम्स जाती हैं प्ले ऑफ में, जिसमें से 9 रनर अप होते हैं यूरोपियन टेबल्स की, वो जाएंगे सीधा प्ले ऑफ में, और 3 टीम्स ली जाएंगी यहाँ से नेशंस लीग के। तो यहाँ पे टोटल 12 टीम्स होंगी जो कि प्ले ऑफ में खेलेंगी, और इन 12 टीम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा 4-4 में। फिर उनमें एक मैच होगा सेमीफाइनल का, यानी कि 4 टीमें तो 2 मैच होंगे सेमीफाइनल के, एक सेमीफाइनल से एक फाइनलिस्ट, दूसरे सेमीफाइनल से दूसरे फाइनलिस्ट, और एक होगा 1 लेग का फाइनल। सेमीफाइनल भी 1 लेग का होगा, फाइनल भी 1 लेग का होगा। जो उस फाइनल को जीत जाएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि एक ग्रुप से एक ही विनर निकलेगा, यानी कि 3 ग्रुप से 3 विनर, और इन 12 टीम्स में से कहीं ना कहीं सिर्फ 3 ही टीम्स क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप के लिए। आपको बता दूं कि 2014 के वर्ल्ड कप में भी पोर्चुगल ऐसे ही क्वालिफाई किया था प्ले ऑफ के थ्रू, जहाँ पे रोनाल्डो की वो फेमस हैट्रिक आई थी अगेंस्ट ज़लातन इब्राहिमोविच स्वीडन। अगेन बट
बट रियलिटी ऐसा मैंने आपको बताया ना कि ये पोर्चुगल की परफॉर्मेंस देख के लगता ही यही है कि साले डिजर्व साले यही करते हैं, ये हम वर्ल्ड कप में रहना ही डिजर्व नहीं करते। लेकिन अब मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि इस समय इटली के भी चांसेस है कि वो प्ले ऑफ में आ सके, बट इसके चांसेस कम है, और नीदरलैंड के भी है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ड्रॉ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पोर्चुगल किस वर्ल्ड कप के ग्रुप, उस किस प्लेऑफ वाले ग्रुप में यहाँ पे लाई करती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। 26 नवंबर को ये प्लेऑफ का जो ड्रॉ होगा वो टेक प्लेस करेगा, और मैचेस होंगे 23 और 24 मार्च 2022 को सेमीफाइनल, और 28 और 29 मार्च को यहाँ पे फाइनल्स होंगे। तो ये एक तरीके से बहुत है। सही बताऊँ, एज अ रोनाल्डो फैन आई एम सैड एंड आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप ना जीतना इज समथिंग एल्स, बट वर्ल्ड कप खेलना ही ना, इट्स टोटली एम्बैरेसिंग। और आई थिंक यूनाइटेड में वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके आएंगे, ब्रूनो फर्नांडिस और रोनाल्डो डेफिनेटली और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फिगर होके आएंगे वो यूनाइटेड में, गया भाई ओले। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब चेल्सी के अपडेट से। तो यार चेल्सी की तरफ से कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट ये है कि हमको पता है कि यार साओ निगुएज़ का जो एक साइनिंग थी वो कितनी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी और एक्साइटिंग थी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलरेडी सब लोग कह रहे थे कि भाई वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर में एक और वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर ऐड हो रहा है। बट हमको पता है कि रियलिटी इज कि साओ निगुएज़ बहुत बड़ा फ्लॉप निकला चेल्सी पे, हे डिडंट अडेप्ट, और अब यही पता चल रहा है कि विंटर ट्रांसफर विंडो में वापस भेजा जाएगा उसे डोली में बिठा के। यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है कि टूचल ने कभी रिक्वेस्ट करी ही नहीं थी साओ निगुएज़ की साइनिंग को, और साओ निगुएज़ की साइनिंग कोई स्पोर्टिंग रीज़न की वजह से भी नहीं हुई थी। बल यहाँ पे रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये है कि जो उसका एजेंट है उसको किसी ना किसी तरीके से फेवर करना था चेल्सी को, एंड दैट्स व्हाई ये डील हैपन हुई, जो कि काइंड ऑफ मतलब काफ़ी अजीब है, काफ़ी वियर्ड है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स ने यहाँ पे काम किया है, कोई स्पोर्टिंग रीज़न नहीं था। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं रियल मैड्रिड की चेल्सी की एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफर न्यूज़ से। अब देखो यार, जैसे दिन पास हो रहे हैं ना, सबको पता लग रहा है कि रूडिगर ना चला जाएगा चेल्सी छोड़ के, जो कि बहुत बड़ा लॉस होगा चेल्सी के पर्सपेक्टिव से। और ऐसे में दो ही टीम्स निकल के आती हैं, बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड, जिसमें भी रियल मैड्रिड मोस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन है, प्रोबेबली यही रियल मैड्रिड में ही जाएगा, फ्रंट रनर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखो क्रिस्टेंसन का कॉन्ट्रैक्ट लटका हुआ है, रूडिगर जा रहा है, थियागो सिल्वा ऑलरेडी 37 है, जो कि शायद से इस सीज़न के बाद चला जाएगा। तो ऐसे में चेल्सी को अर्जेंटली एक सेंटर बैक चाहिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ जोस कोंडे एक तरफ यहाँ पे बहुत हाईली रूमर्ड है, यहाँ पे रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि वो रियल मैड्रिड के ईडन मिलिटाओ को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, और लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से ऑलरेडी 40 मिलियन का ऑफर यहाँ पे वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ईडन मिलिटाओ। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक रियल मैड्रिड ने 43 मिलियन तो पे ही करे थे ईडन मिलिटाओ के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि 40 मिलियन में ये कोई डील होने वाली है। अगेन नेगोशिएशंस करते करते अगर ये डील प्राइस ऊपर चले जाए तो अलग बात है। अब अगेन यहाँ पे क्यों चेल्सी कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ हो सकती है, वो इसलिए कि वो सैलरी ज़्यादा देने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं ईडन मिलिटाओ को कि भाई हम तुमको सैलरी ज़्यादा दे देंगे। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रूडिगर जाएगा तो रूडिगर अलाबा सही खेलेगा, ईडन मिलिटाओ बाहर बैठेगा बेंच पे, तो कह सकते हैं कि ये भी एक परसेप्शन हो सकता है कि ईडन मिलिटाओ को कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट टाइम प्ले मिले।